बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी कोई मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सीखने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th का एक चैप्टर है जो कि तीसरा चैप्टर है और यह लेक्चर फर्स्ट है, पहला लेक्चर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। अगर किसी को बेसिक से सीखना हो, बिल्कुल बेसिक से, किसी को कुछ आता ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं आता हो, तो इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो क्लास 10 मैथमेटिक्स थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब आप वीडियो देखते देखते ये भी सोच रहे होंगे कि ये किस बोर्ड के लिए है। यह ऑल बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए है। ये वीडियो सभी बोर्ड के विद्यार्थी देख सकते हैं, लेकिन क्लास 10th में जो हो वही इस वीडियो को वॉच करें। या फिर जिसको दो चर वाले रैखिक समीकरण सीखना हो, समझना हो, बोर्ड में जितने मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जाता है, अगर सभी मार्क्स आप अचीव करना चाहते हो तो इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे। ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसका मतलब समझना है ताकि आपको पूरा चैप्टर इजी वे में समझ में आएगा। तो दो, तो ये तो नंबर है दो। ये चर मतलब शायद आपको पता नहीं होगा, खैर कोई नहीं, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये इसका तो अलग बात है। अब रैखिक समीकरण ये भी आपको हो सकता है नहीं पता होगा, और युग्म हो सकता है ये भी नहीं पता होगा। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो चर मतलब क्या होता है उसको हम सबसे बाद में समझेंगे। उससे पहले हम रैखिक समीकरण समझते हैं। अगर आप क्लास 9th में, क्लास 8th में पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा रैखिक समीकरण क्या होता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपका भाई है आपके साथ। रैखिक समीकरण मतलब कि वैसा समीकरण जिसका पावर, जिसका घात एक होता है। यह तो सर डेफिनेशन हो गया। नॉर्मली हम समझेंगे कैसे। नॉर्मली आपको ये समझना है कि कुछ भी अगर आपके सामने में लिखा हुआ मिलेगा, अगर उसका पावर में एक हो, घात में, यानी कि ये जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क के ऊपर अगर एक हो, यानी कि कुछ नहीं लिखा हो, नॉर्मली कुछ नहीं लिखा हो, तो उसी को हम कहेंगे रैखिक। बहुपद है तो बहुपद, समीकरण है तो बहुपद समीकरण। जैसे कि यह एक बहुपद है, यह एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद यानी कि ये जो 2x है ना, इसका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क सबसे ऊपर होता है ना, तो सबसे ऊपर ये है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब एक है, यस। तो ये हो गया रैखिक बहुपद। लेकिन इसी में अगर मैं बराबर लगा दूँ ना, तो ये हो गया रैखिक समीकरण। क्या हो गया? रैखिक समीकरण हो गया, यस। तो क्यों रैखिक समीकरण हुआ? क्योंकि पावर एक है। तो केवल पावर नहीं देखना, अधिकतम पावर देखना है। जितना भी इसमें पद लिखा हुआ रहेगा, जितना भी इसमें टर्म्स लिखा हुआ रहेगा, सभी पदों को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद आपको ये चीज़ उसमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम पावर कितना है। मैक्सिमम पावर अगर एक रहता है तो आपको क्या समझना है कि वो रैखिक समीकरण है। अगर मैक्सिमम पावर 2 रहेगा तो वो रैखिक समीकरण नहीं होगा, वो हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का अलग चैप्टर है, इसके बाद वाली चैप्टर है। तो द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, तब जाकर के ये क्या होगा, रैखिक समीकरण जिसका पावर एक हो। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरण क्या होता है। यस सर, आ गया। अब आप इस चीज़ को देखिए, मैं इरेजर की तरफ गया, खैर कोई नहीं, हाथ से भी इरेज हो जाएगा। अब युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। आप जो चप्पल जूता पहनते हो ना, वो जोड़ा ही रहता है, जोड़ा। हाँ दादा, कि एक चप्पल पहन लेते हो, एक चप्पल वैसे पैर चले जाते हो कहीं भी, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, कभी होगा भी नहीं। हाँ, कल्पना भी नहीं किया जा सकता इस बात से। चलिए, तो
तो अब आपको ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब चर पे आते हैं। चर एक सिस्टम की तरह काम करता है। किसके तरह? सिस्टम, मशीन। ये एक मशीन है, मतलब कि ये समय के साथ साथ बदल जाता है। ये ऐसा मशीन है कि समय के साथ साथ बदल जाता है। हाँ, बदलने वाली बात सोच करके आप कुछ और याद आ गया होगा, लेकिन उससे सावधान रहना है। चर, तो चर एक क्या है? मशीन है। और मशीन का क्या काम है? इस मशीन का बदलना, समय के साथ साथ बदलना। ये मशीन किस फॉर्मेट में रहता है? ये मशीन रहता है XYZ के फॉर्मेट में, अल्फ़ाबेटिकली फॉर्मेट में रहता है। किस फॉर्मेट में रहता है? अल्फ़ाबेटिकली फॉर्मेट में। यस। अब आप उसे भी देखना चाहेंगे कि सर दिखा दीजिए किस तरह से अल्फ़ाबेटिकली फॉर्मेट में रहता है। यस, मैं दिखाऊंगा आपको, मैं सब चीज़ से परिचित करवाऊंगा। तो इस चीज़ को आप देखें कि वो किस फॉर्मेट में रहता है। जैसे कि ये 2x एक ये मशीन है, ये क्या है? मशीन है। ये समय के साथ साथ कैसे बदल जाएगा सर? ये तो दिखने में 2x, लेकिन एक परफेक्ट वैल्यू नहीं पता चल रहा है कि ये है कितना। परफेक्ट वैल्यू नहीं पता चल रहा है। जैसे कि ये 20 लिखा हुआ है, ये पता चल रहा है 20, कोई ना कोई चीज़ 20 है, लेकिन इससे पता नहीं चल रहा है, परफेक्ट मान पता नहीं चल रहा है कि इससे है ये कितना। नहीं पता चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। यानी कि ये x जो है ना, थोड़ा सा सिस्टम को गड़बड़ा रहा है। अगर हम x के जगह पे कुछ चीज़ रख दें तब सिस्टम थोड़ा सही हो जाएगा। तो वही बात है कि x हम जिस तरह से रखेंगे उस तरह से ये बदल जाएगा। अगर हम x की जगह पे 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2। अब ऐसा मत कर देना भाई कि x की जगह पे सर ऐसे 1 रख दिए तो 21 बन गया ना, ऐसा मत कर देना कभी, नहीं तो इस ये दुश्मनी हो जाएगा फिर इससे, ऐसा भूल के मत करना। तो ये जो 2x है ना, तो x के बीच में इंटू है। क्या है? इंटू। हाँ, गुना का चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन है। तो अब x के जगह पर 1 रखते हैं तो 2 × 1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो 1 के लिए 2 बन गया ये मशीन। 1 के लिए मशीन क्या बन गया? 2 बन गया। अगर हम x की जगह पे 1 नहीं रखे, अगर मैं 2 रख दिया अब तो ये तो 4 बन गया। 4 बन गया ना, 2 × 2 4। अगर मैं x की जगह पे 0 रख दिया तो पूरा सिस्टम ही 0 बन गया, पूरा सिस्टम को ही नल कर दिया। यस। अगर मैं 2 के जगह x के जगह पे -2 रख दिया तो ये -4 बन जाएगा। तो मतलब कि कंडीशन को चेंज करने के साथ साथ जो वैल्यू है वो भी चेंज हो रहा है, यही बात है ना। तो यस, अगर ऐसा कोई सिस्टम दिखता हो कि समय के साथ साथ वो बदल जा रहा हो तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। इंग्लिश में वेरिएबल, हिंदी में चर कहा जाता है। जो सिस्टम वर्ड का यूज करते हैं ना, तो सिस्टम के जगह पे हम राशि का यूज करते हैं, क्वांटिटी का यूज करते हैं। क्या? राशि। मैथमेटिक्स में 2 राशियाँ होती है, एक चर राशि, एक अचर राशि। हाँ, ये कौन सा राशि है? ये चर राशि है। चर राशि का मतलब जो बदलता हो, जिसका मान बदलता हो। ये 2x है, इसका मान समय के साथ साथ बदल रहा है, कंडीशन के साथ साथ बदल रहा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे चर राशि। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। तो 2 चर है। कितने चर है? एक चर तो है नहीं, इसमें तो एक ही चर है ना, x वाला ही है ना। एक चर इसमें और होगा, लेकिन समीकरण है ना, रैखिक समीकरण है। बराबर में कुछ ना कुछ, ये प्लस के साथ में या माइनस के साथ में कुछ ना कुछ रहेगा। इरेजर तो मिल नहीं रहा था, लेकिन अब मिल गया है फिलहाल इरेजर। हाँ, तो ध्यान दीजिए, अब है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो एक चर यहाँ पे हो गया, एक चर यहाँ पे हो गया, 2 चर हो गया, दोनों अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ भी x है और यहाँ भी x है तो सर 2 चर हो गया, एक यहाँ पे चर है, एक यहाँ। अरे भाई ये तो दोनों सेम है ना, ये दोनों जुड़ जाएगा ना, तो 3x = 9 हो जाएगा। 2 चर थोड़ी हुआ, तो इसमें तो एक ही चर हुआ। हाँ, 2 अलग अलग चर होना चाहिए। यस, 2 अलग अलग चर होना चाहिए। जैसे कि हम x की जगह ये y दे दिए दूसरा चर, z दे देंगे, a दे देंगे, b दे देंगे, यानी x के अलावा कोई दूसरा दे देंगे, तो हो जाएगा 2 चर। तो ये तो एक समीकरण है, आपको दिख रहा है समीकरण। समीकरण के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया होगा ही। समीकरण जिसमें कि बराबर लगा हो, ये एक व्यंजक दिख रहा है, यह एक अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है।
इसमें ये इक्वल का साइन दिया हुआ है, जिसमें इक्वल का साइन देगा वही समीकरण होगा। नॉर्मली ये ऐसे ही समझना है। ये अब बन गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक में तो ये तो फिल कर गया बात। लेकिन अभी युग्म भी है, तो जोड़ा है ना। तो क्या चीज़ जोड़ा है? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, यानी जोड़ा है, यानी कि एक समीकरण और लेना पड़ेगा। 3x + 4y बराबर, ऐसा नहीं कि मैं कुछ इसमें जादू मंत्र करके लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अपने मन से लिख रहा हूँ। तो ये एक समीकरण हो गया, मतलब कि एक पैर का एक चप्पल हो गया और ये दूसरे पैर का एक चप्पल हो गया, यानी जोड़ा बन गया। ये क्या बन गया? युग्म बन गया, जोड़ा बन गया। तो दो चर वाले है ही, समीकरण भी है ही, रैखिक समीकरण भी है ही, पावर 1 ही है ना। देखो पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1। दिख नहीं रहा है सर? आँख में चश्मा लगाना पड़ेगा तब दिखेगा। लगा लो चश्मा, लग गया चश्मा, हाँ अब दिखेगा, अब दिखेगा, दिख गया ना। हाँ, चश्मा का जो पावर है ना, लेंस की पावर, वो अच्छा खासा है, इसलिए दिख गया, नहीं तो नहीं दिखता है। नहीं तो नहीं दिखता है, कभी नहीं दिखेगा। हाँ, अब कितना ज़्यादा डायोप्टर का लेंस लगाओगे ना, तो नहीं दिखेगा वो पावर। मैं तो दिखा दिया किसी तरह से, लेकिन अब नहीं दिखेगा। तो ये हो गया रैखिक समीकरण। दो समीकरण है, इसी को युग्म कहेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण यही है। अब बात आती है कि सर अब इसका क्या काम करेंगे? अब इसको सॉल्व करना है भाई। क्या करना है? सॉल्व करना है। हाँ, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सर इस तरह का रहता था तो हम आसानी से सॉल्व कर देते थे। ये तो एक चर वाला है, इसमें डायरेक्ट एक्स का मान आप निकाल देते थे ना। लेकिन इसमें तो दो दो चर है, तो कैसे मान निकालना है? तो उसका मेथड सीखना है, उसका जो विधि है सॉल्व करने का ना, उसको सीखना है। तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग 4 विधियां हैं सॉल्व करने के लिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का कितनी विधियां हैं? 4। क्लास 10th के अकॉर्डिंग। वैसे क्लास 11th में अलग विधि है, क्लास 12th में अलग विधि है, वो क्लास में जाने के बाद बताया जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका। अब ये सारा चीज़ आप लिख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है इसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक एग्जाम्पल है। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मैं कितनी विधियाँ बताया? 4 विधियाँ बताया। तो सबसे पहला विधि आप लिख सकते हैं, हेडिंग में आप लिख सकते हैं उससे पहले, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए 4 विधियाँ निम्नलिखित हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं हेडिंग। वैसे ज़रूरी नहीं है, मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं होता है। तो पहला विधि जो हम सीखेंगे वो विलोपन विधि सीखेंगे। विलोपन विधि। आप कहेंगे सर जो मेरी बुक है ना, उसमें सर पहले आलेख्य विधि है, आलेख्य विधि। तो मैं पहले आलेख्य विधि नहीं बताऊंगा, ये मैं पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं पहले आलेख्य विधि नहीं बताऊंगा। अगर मैं पहले आलेख्य विधि बताऊंगा ना, तो बहुत कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। हाँ, तो धीरे धीरे स्टेप को हम ऊपर करेंगे, धीरे धीरे हम आपको ऊपर बढ़ाएंगे, ताकि आप कभी अगर नीचे गिरेंगे भी ना तो चोट नहीं लगेगा, फिर से आप चल जाएंगे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला रहेगा विलोपन विधि, ठीक है। दूसरा रहेगा, इसके बाद जो दूसरा विधि हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। आप इसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद जो हम तीसरा विधि सीखेंगे वो रहेगा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। और जो इसके बाद सीखेंगे चौथा विधि ना, उसको कहेंगे हम आलेख्य विधि या ग्राफीय विधि। आलेख्य विधि, इसी का दूसरा नाम क्या है? ग्राफीय विधि। आप इसे नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट खींच लें। मैं ज़्यादा तो समय नहीं दूंगा, लेकिन मिल रहा है आपको ज़्यादा समय। चलिए, आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे और यहाँ तक आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर समझने में कोई दिक्कत होता होगा ना, तो कृपया करके कमेंट करना, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि मैं कहाँ पे
मेरे अंदर क्या कमी है कि आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सारा का सारा चीज़ आपको बता दूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला विधि आप हाइडिंग डालें, विलोपन विधि। विलोपन विधि, हाँ आप कहेंगे सर तब कैसे होगा, बुक में सबसे पहले आलेख्य विधि है, फिर दिक्कत होगा ना। दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। आपके बुक में जितना भी टॉपिक्स है उससे ज़्यादा आपको बताया जाएगा। उससे एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि आपको मिसमैच होगा। सब कुछ मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो मेरा पढ़ाने का ऑर्डर है ना, ऑर्डर, वो ऑर्डर आपको अलग मिलेगा एनसीईआरटी से, आपके बुक से अलग मिलेगा। हाँ, यस। तो विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से किसको सॉल्व करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करना है। तो हम एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं, x + 2y = 6, 2x + y = 9। इस तरह से हम समीकरण लिख लिए। इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो है क्या चीज़ है, ये दो चर वाले में है ना, दो चर में है ना, दो चर में है ना। हाँ सर, दो चर में, ये भी दो चर में है ना। हाँ सर, ये भी दो चर में है। हाँ, समीकरण भी है ना, यस। युग्म है ना, यस। मतलब सारा चीज़ है, तब जाकर विलोपन विधि लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। नहीं तो लागू नहीं होगा। अगर मान लिया जाए ये y नहीं है तो विलोपन विधि लागू होगा ही नहीं। सीधा समीकरण 2 को सॉल्व करना है